नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विज्ञान और कला की सारी हदें पार कर देता है। जरा सोचिए, हजारों साल पुरानी परंपरा और आज की सबसे एडवांस्ड क्वांटम फील्ड थ्योरी, दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम प्राचीन भारतीय मूर्तिकला से लेकर दुनिया की सबसे उन्नत वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक का सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, पूरे उत्साह के साथ इस कमाल के विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की सबसे पावरफुल साइंस मशीन यानी जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के ठीक बाहर एक प्राचीन हिंदू देवता की मूर्ति क्या कर रही है? मतलब एक तरफ विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला और दूसरी तरफ भगवान शिव का नटराज स्वरूप। ये कॉम्बिनेशन पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर विज्ञान और आध्यात्म का ये संगम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आइए इसे समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन खास बिंदुओं पर बात करेंगे। सर्न का नटराज रहस्य, भारत और सर्न का सहयोग, चोल राजवंश की वो मशहूर कांस्य ढलाई, ब्रह्मांडीय नृत्य की संरचना, क्वांटम भौतिकी और दर्शन, और अंत में इसे एक अंतिम वैज्ञानिक रूपक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, सर्न का नटराज रहस्य। अब आप खुद सोचिए, सर्न जैसी एक पूरी तरह से सेक्युलर जगह पर, जहां 100 से भी ज्यादा देशों के टॉप साइंटिस्ट्स दिन रात काम करते हैं, वहां 2 मीटर ऊंची कांसे की ये मूर्ति परमानेंटली क्यों स्थापित की गई है? दरअसल ये कोई आम राजनयिक तोहफा भर नहीं है। ये इस बात की एक बहुत ही गहरी स्वीकृति है कि नटराज के कॉस्मिक डांस और जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर सर्न में रिसर्च होती है, उनके बीच एक सीधा दार्शनिक और वैज्ञानिक कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, भारत और सर्न का सहयोग। अब ये जो साझेदारी है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गई थी। 1960 के दशक से ही भारतीय परमाणु वैज्ञानिक सर्न के प्रोजेक्ट्स का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा रहे हैं, और इसी लंबे साथ को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने ये मूर्ति भेंट की थी। 18 जून 2004 को भारतीय राजदूत के.एम. चंद्रशेखर, हमारे जाने माने परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर और सर्न के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रॉबर्ट आयमार ने इसका अनावरण किया था। और आज भी भारत एक एसोसिएट मेंबर स्टेट के तौर पर इस महाप्रयोगशाला से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, जो कि है चोल राजवंश की कांस्य ढलाई। मटीरियल साइंस के नजरिए से देखें तो ये मूर्ति 907 से 1279 ईस्वी के चोल राजवंश की कमाल की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। इसे पंचलोह से बनाया गया है। नाम से ही पता चलता है, 5 धातुएं, तांबा, जस्ता, टिन, चांदी और सोना। चोल काल के मूर्तिकार इसी सटीक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। और हैरानी की बात यह है कि जिनीवा में रखी ये आधुनिक मूर्ति भी भारत में बिल्कुल उसी प्राचीन और हाई प्रिसिजन वाली मेटलर्जी रेसिपी से तैयार की गई है। इसे बनाने की प्रक्रिया को लॉस्ट वैक्स या मधु उच्छिष्ट विधान तकनीक कहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प है। इसमें सबसे पहले मोम का एक बहुत ही डिटेल्ड मॉडल बनाते हैं, फिर उसे मिट्टी से पूरी तरह ढककर एक साँचा तैयार किया जाता है। जब इसे गर्म करते हैं तो अंदर का मोम पिघलकर बाहर आ जाता है और अपनी जगह एक परफेक्ट खाली जगह छोड़ लेता है। बस फिर उसमें पिघला हुआ पंचलोह डाल दिया जाता है, और क्योंकि आखिर में ठंडा होने पर मिट्टी का सांचा तोड़ना पड़ता है, इसलिए हर एक कांसे की ढलाई अपने आप में एक अनोखी और इकलौती मास्टरपीस बन जाती है। अब रुक करते हैं हमारे सबसे अहम चौथे खंड की तरफ, ब्रह्मांडीय नृत्य की संरचना। यहीं से चीजें वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। नटराज की बनावट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिजिक्स और फिलॉसफी के गहरे रहस्यों से हूबहू मेल खाती है। जैसे उनके ऊपरी दाहिने हाथ में जो डमरू है, वो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी ओम का प्रतीक है। क्या ये सीधे तौर पर स्ट्रिंग थ्योरी के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वहीं ऊपरी बाएं हाथ की अग्नि ब्रह्मांड के अंत यानी हीट डेथ या बिग क्रंच को दर्शाती है, और दाहिने पैर के नीचे जो अपस्मार पुरुष है, वो अज्ञानता का बौना है। ये हमें बताता है कि विज्ञान हो या आध्यात्म, आगे बढ़ने के लिए लॉजिक और ज्ञान से अपने पूर्वाग्रहों को कुचलना बहुत जरूरी है। और ये प्रतीकों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मूर्ति के चारों ओर जो आग का घेरा है, जिसे हम प्रभामंडल कहते हैं, वो ब्रह्मांड की सीमाओं या ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाता है। शिव की जटाओं में बहती गंगा को आप क्वांटम थियरी के इंफॉर्मेशन फ्लो से जोड़कर देख सकते हैं। उनका उठा हुआ बायां पैर
और गजहस्त मुद्रा जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष यानी आज़ादी का संकेत देते हैं। और वो जो सर्प यानी कुंडलिनी है, वो असल में समय और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम 5वें खंड पर आते हैं, क्वांटम भौतिकी और दर्शन। आगम शास्त्रों के अनुसार इस तांडव के 5 मुख्य कार्य होते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। अब इसे क्वांटम फील्ड थ्योरी के चश्मे से देखिए। ये पूरा चक्र लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर की बिल्कुल सटीक कॉपी है। पार्टिकल्स ऊर्जा के रूप में पैदा होते हैं, कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए अस्तित्व में रहते हैं और फिर खत्म होकर वापस ऊर्जा बन जाते हैं। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो धड़कता हुआ डांस है ना, यही तो हमारे पूरे वजूद का बेस है। अगर हम फिजिक्स के 2 सबसे बड़े नजरियों को कंपेयर करें, तो एक तरफ है न्यूटोनियन फिजिक्स। ये मानती थी कि हमारा ब्रह्मांड एक मशीन की तरह है, जो फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम फिजिक्स, जो कहती है कि यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बेहद डायनामिक, आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है, जो लगातार बनने और मिटने के चक्र से स्पंदित हो रही है। और ऑस्ट्रियाई अमेरिकी फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कापरा ने इसी बात को गहराई से समझा था। उन्होंने देखा कि आधुनिक गणित के आने से हजारों साल पहले ही प्राचीन भारतीय दर्शन ने इस डायनामिक क्वांटम मॉडल को समझ लिया था। और अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, अंतिम वैज्ञानिक रूपक। फ्रिट्जॉफ कापरा की एक बहुत ही मशहूर बात है, आधुनिक भौतिकी ने दिखाया है कि सृजन और विनाश की ये लय न केवल ऋतुओं के बदलाव में, बल्कि अकार्बनिक पदार्थ का भी मूल सार है। कापरा ने इसके बारे में सबसे पहले 1972 में लिखा था और फिर 1975 में अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में इसे और भी अच्छे से समझाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्न में नटराज की मूर्ति के ठीक बगल में जो पट्टिका लगी है, उस पर इसी किताब के शब्द खास तौर पर उकेरे गए हैं। जाने माने आर्ट हिस्टोरियन आनंद के कुमारस्वामी के शब्द इस कनेक्शन को और भी सॉलिड बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये ईश्वर की गतिविधि की वो सबसे स्पष्ट छवि है जिसका कोई भी कला या धर्म दावा कर सकता है। सर्न के ही एक रिसर्चर एडन रेंडल कॉन्डे ने भी एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि रात के सन्नाटे में जब सारे साइंटिस्ट ब्रह्मांड के सबसे गहरे और उलझे हुए सवालों पर माथापच्ची कर रहे होते हैं, तब नटराज की ये मूर्ति उनकी उस वैज्ञानिक खोज पर एक बहुत ही लंबी और इंस्पायरिंग छाया डालती है। तो जरा सोचिए, चोल साम्राज्य के उन कारीगरों के पास कोई मॉडर्न लेजर नहीं था, कोई पार्टिकल कोलाइडर नहीं था, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन थी। फिर भी उन्होंने सब एटॉमिक फिजिक्स की इस धड़कती हुई सच्चाई को कांसे की एक मूर्ति में इतने सटीक तरीके से कैसे उतार दिया। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन कला और दर्शन में ऐसे और कितने यूनिवर्सल सच छिपे बैठे हैं जो बस मॉडर्न साइंस के उन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान और कला के इस शानदार संगम को एक्सप्लोर करने वाले इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।